Find the current. Find the current in 4 ohm resistor. Find the current in 4 ohm resistor in the figure. तो 4 ohm resistor के फिगर में करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा है इसको स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, तो इस तरीके से ये स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू फ्लो होगी वो हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा स्टार के अंदर, ये वाला रेजिस्टेंस, यानी इस तरीके से हमें स्टार में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 6 दूनी 12, यानी 12 डिवाइड बाई 13। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा 30 डिवाइड बाई 13 आएगा, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा 10 डिवाइड बाई 13 आएगा। अब ये 12 डिवाइड बाई 13 है, ये प्लस 3 में जुड़ेगा, यानी 3 ओम यहाँ पर आएगा और 4 ओम यहाँ पर आएगा, और फिर उसके बाद में 1 ओम के साथ में कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है जो हमने पिछली बार निकाली है 4.18। अब यहाँ पर हम करंट की वैल्यू निकालते हैं तो करंट की वैल्यू आती है 2.15। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो होती है 2.15 एम्पियर। 2.15 एम्पियर के बाद में हमें क्या करना होगा, करंट डिवीजन रूल से इसको यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है यानी I2 के अंदर, नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो हमें निकालनी है। तो ऊपर वाला हम जोड़ देंगे, यानी कि I2 की वैल्यू 11 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 13 प्लस 82 डिवाइड बाई 13। तो इससे करंट की वैल्यू है इंटू 2.15। तो इससे जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.824। तो 0.824 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, according to the Kirchhoff's law, the algebraic sum of IR drop and EMF of any closed loop of network is always, according to Kirchhoff's law, that is equal to 0। उसके बाद हम देखें जैसे कि 6 ओम रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी। तो ये यहाँ पर करंट डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे 4 ओम और 12 ओम है, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 16, यानी 4 से 4 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3 ओम। अब यहाँ पर 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो 12 एम्पियर करंट फ्लो में करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। तो 6 ओम में निकालनी है तो 3 ऊपर आएगा, 3 डिवाइड बाई 9 इंटू 12। तो ये 3 से 3 बार, ये 3 से 4 बार, यानी कि 4 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो 4 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 4 एम्पियर। उसके बाद हम देखें जैसे ये है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो शून्य होता है, यानी जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर। और आइडियल वोल्टेज सोर्स को कैसे शो करते हैं, जैसे इस तरीके से शो करते हैं, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट हम देखें द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर ब्रांच इन एनी नेटवर्क इज नोन एज। तो एक ही पॉइंट पर बहुत सारे इंटरसेक्शन है तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक ही ब्रांच पर बहुत सारे इंटरसेक्शन है वो कहलाएगा हमारा नोड। तो नोड के अकॉर्डिंग काम करता है। इफ टू और मोर कंपोनेंट आर कनेक्टेड दे हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर एंड। तो अगर कनेक्टेड है उनके बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है उनके एंड में, तो क्या कहलाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा कहलाएगा वो, जैसे वो हमारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो पैरेलल में कनेक्शन होता है तो उनके जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा समान होता है पैरेलल के अंदर। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 0 वोल्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय। तो 0 वोल्टेज सोर्स को क्या हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द सर्किट। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन की कंडीशन क्या है, RL इक्वल टू RS। RL इक्वल टू RS होगा तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की ये कंडीशन होगी।
नेक्स्ट हम देखें, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक करंट एंड नंबर ऑफ ब्रांच करंट इन द डायरेक्शनल ग्राफ, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? अगर हम रिलेशन शो करना चाहते हैं नंबर ऑफ लिंक करंट एंड नंबर ऑफ ब्रांच करंट, नंबर ऑफ लिंक करंट एंड नंबर ऑफ ब्रांच करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा टाई सेट। टाई सेट हम यूज करते हैं, टाई सेट। नेक्स्ट देखें, जैसे फाइंड आउट द वोल्टेज ऑफ द गिवन सर्किट। वोल्टेज अगर हमें ज्ञात करना है, नोड वोल्टेज ऑफ द गिवन सर्किट, तो नोड वोल्टेज यानी वी ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, वी बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वी ए की वैल्यू क्या होगी और वी बी की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर हम देखें, जैसे v डिवाइड बाई 9 हो जाएगा प्लस वी ए माइनस बी बी डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी 14va माइनस 9vv इक्वल टू 90। और फिर हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन, यानी vv के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पर नोड एनालिसिस लगाएंगे तो vv माइनस va डिवाइड बाई 5 प्लस वी ए डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -4va प्लस 9vv इक्वल टू 60। तो यहाँ से वी ए और वी बी की वैल्यू निकालेंगे। वी ए की वैल्यू आएगी 15 वोल्ट और वी बी की वैल्यू आएगी 13.3 वोल्ट। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द थेवेनिन रेजिस्टेंस, what is the Thevenin resistance of the network comprising a resistor of 1 ohm in series with the parallel combination of a current source of 2 ampere and resistor of 1 ohm। तो यहाँ पर हम देखें, what is the Thevenin resistance of network, तो यहाँ पर हम करेंगे रेजिस्टेंस 1 ओम को सीरीज में है विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्स 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर के पैरेलल में है 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है 2 एम्पियर के में। तो इसका अगर हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है तो थेवेनिन रेजिस्टेंस तो 1 ओम ही होगा, क्योंकि नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस सेम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थेवेनिन रेजिस्टेंस में कंप्राइजिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm in series with the parallel combination of a current source 2 ohm and a resistor of 1 ohm। तो यहाँ पर पहले से 1 ohm पहले से है, इसके अकॉर्डिंग 1 ohm 2 ohm हो जाएगा, तो 2 ohm आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से कनेक्शन है, करंट सोर्स इस तरीके से कनेक्ट हुआ है, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 1 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से थेवेनिन रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम। नेक्स्ट हम देखें, ए नेटवर्क कंटेन लीनियर रजिस्टर एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स। इफ वैल्यू ऑफ ऑल रजिस्टर आर डबल्ड देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। अगर वैल्यू डबल हो जाएगी तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा? ऑल रजिस्टर की वैल्यू डबल कर देते हैं। तो लीनियर रजिस्टर है, तो लीनियर रजिस्टर में वैल्यू डबल करने पर इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर जो नियत वोल्टेज सोर्स होता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो परिपथ में लगे प्रतिरोधों के मान दोगुना कर देने के उनके मान में कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान जो होता है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देखें, इस circuit whose behavior and characteristics is same irrespective of direction of current through various element is called। तो एक सर्किट है जिसका बिहेवियर है, whose behavior and characteristics is same irrespective of the direction of current and through various element, तो वो कहलाता है हमारा, यानी वो इस प्रकार का जो एलिमेंट है वो हमारा कहलाएगा बाइलेटरल एलिमेंट।
यानी ऐसे परिपथ जिनका व्यवहार और जो करेक्टरिस्टिक्स है विभिन्न घटक से होकर जाने वाली धारा के बदलने पर भी समान रहता है, वो वाई डायरेक्शनल या बायलेटरल कहलाते हैं, जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। एग्जाम्पल के लिए बायलेटरल का एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट हम देखें, a 3 ohm resistor is parallel with the current source of 1 by 3 ohm to 1 by 3 ampere. This parallel combination is then connected in series with the resistance of R ohm. A voltage V is applied to the circuit. Total current taken by the circuit is 1 ampere. The effective resistance faced by the voltage source. तो वोल्टेज सोर्स के द्वारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखें क्या है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, पैरेलल दे रखा है विद द करंट सोर्स ऑफ 1 by 3 एम्पियर। तो करंट सोर्स है 1 by 3 एम्पियर, 3 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये पैरेलल में है करंट सोर्स 1 by 3 एम्पियर, तो यानी I by 3 एम्पियर है यहाँ पर, I by 3 एम्पियर करंट सोर्स है और ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1 आर ओम और इस पर एक वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है V वोल्टेज। तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है? यहाँ पर हमें निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस फेस्ड बाय दी वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के द्वारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? तो वोल्टेज सोर्स के द्वारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस ये 3 है, ये I by 3 है। तो सबसे पहले हमें ये करंट की वैल्यू निकालनी होगी, यानी I है यहाँ पर और I2 की यानी I1 की वैल्यू हम निकालें, ये वाली I1 की वैल्यू I से, तो क्या होगा? 3 ऊपर आएगा, 3 डिवाइड बाई यहाँ पर 3 प्लस R 3 प्लस R1, तो 3 डिवाइड बाई 3 प्लस R1, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी हमारी करंट डिवीजन रूल से। अब I1 की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर, जैसे कि ये I by 3 दे रखी है, तो I by 3 हम रख देंगे, I by 3 इक्वल टू I इंटू 3 डिवाइड बाई 3 प्लस R1, तो इससे वैल्यू आ जाएगी R1 की 6 ओम। तो ये रेजिस्टेंस है हमारा 6 ओम आ जाएगा। अब R1 6 ओम आ गया है, तो R इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं क्योंकि 3 ओम के पहले समांतर है ये, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 6 और 3 का समांतर क्या होगा? 3 और 6 का समांतर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम। और हमसे क्या पूछा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो 2 ओम प्लस R, तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओम प्लस R, यानी 2 प्लस R आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन is 2 ohm and metal of the resistivity twice that of the copper is coated on its upper surface to the thickness equal to that of the copper strip. The resistance of composite strip will be, तो रेजिस्टेंस है कंपोजिट स्ट्रिप का वो क्या होगा? तो रेजिस्टेंस है कंपोजिट स्ट्रिप का वो आ जाएगा 4/3 ओम। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर तावे की आयताकार पट्टी का जो प्रतिरोध है वो दे रखा है यहाँ पर 2 ओम, तो यहाँ पर दुगने प्रतिरोध वाली धातु की पट्टी को तावे की पट्टी के ऊपर उतनी ही मोटाई तक लेपित किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो R2 की वैल्यू होगी वो होगी 2R1, यानी R2 की वैल्यू होगी 4 ओम। जैसे पहले 2 ओम था, अब इंसुलेशन चढ़ा दिया इसके ऊपर तो 4 ओम हो गया, दोनों आपस में समांतर है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा 4/3, तो 4/3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें द करंट सप्लाइड बाई द बैटरी, तो बैटरी के द्वारा कितनी करंट सप्लाई होगी ये हम देखें। जैसे ये है, इस बैटरी के द्वारा कितनी करंट सप्लाई होगी, तो करंट सप्लाई निकालने के लिए हमें ये पहले सॉल्व करना होगा वोल्टेज। तो यहाँ पर हम देखें कोई भी परिपथ होगा, धारा हमेशा जो लघु पथ होगा यानी छोटा जो रास्ता होगा उसी को चयन करेगी। तो x है, y है और z है, तो x y z का पोटेंशियल यहाँ पर सेम होगा, x का, y का और z का, क्योंकि यहाँ पर हम देखें पॉइंट सेम है तो ये पोटेंशियल इसका वोल्टेज का सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि 20 ओम में कोई यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर
कनेक्शन ही नहीं है, सेम पोटेंशियल होगा तो इसमें तो कोई करंट की फ्लो होगी नहीं, तो इसका तो कोई कनेक्शन है नहीं है। तो आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 5 5, ये 3 है आर इक्वलेंट। तो ये हम देखें यहाँ पर कि 5 है, ये वाला 5 है, ये इसके पैरेलल में गया है, तो इसका भी कोई यूज नहीं है। 5 और 5 10 ओम बचा है, यानी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 डिवाइड बाई 10। तो 5 और 5 ओम के अकॉर्डिंग हम देखें, अब सबसे पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर 5 और 5 10 ओम, ये दोनों सीरीज में है, 10 ओम 5 ओम के पैरेलल में है, तो 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 50, तो ये वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइड बाई 15। ये टोटल आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। अब करंट की वैल्यू पूछे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 डिवाइड बाई 50 इंटू 15 ऊपर चला जाएगा, तो 150 डिवाइड बाई 50, तो ये 3 एम्पियर करंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, चल यहाँ पर हमें रॉन्ग ऑप्शन स्टेटमेंट रिलेटेड सेलेक्ट करना है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज सर्किट इज दैट, तो सीरीज सर्किट में क्या होगा? सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द सर्किट, ये सही है। पावर आर एडिक्टिव, ये भी सही है। अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू द सम ऑफ डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप, ये भी सही है। डिफरेंट रजिस्टर है द डिफरेंट वोल्टेज, तो यहाँ पर हमें रॉन्ग बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो डिफरेंट रजिस्टर है सेम वोल्टेज, ये गलत है, क्योंकि डिफरेंट रजिस्टर है डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट देखें, फॉर द सर्किट गिवन बिलो करंट थ्रू 8 ओम, तो 8 ओम के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी? तो करंट थ्रू 8 ओम निकालना है हमें, तो यहाँ पर हम पहले वोल्टेज निकालेंगे, यहाँ पर केसीएल यानी नोडल एनालिसिस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा b माइनस 20 डिवाइड बाई 4 प्लस b बाई 8 प्लस b माइनस 10 डिवाइड बाई 2। इससे वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी, तो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 80 डिवाइड बाई 7। अब करंट की वैल्यू निकालें, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 80 डिवाइड बाई 7 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो ये 10 यानी 10 डिवाइड बाई 7 आंसर आ जाएगा। 10 डिवाइड बाई 7 क्या आ जाएगा? 1.30 आ जाएगा, 7 चौक 28, यानी 1.42 के आसपास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ करंट आई, आई की वैल्यू हमें निकालनी है, ये वाली करंट की वैल्यू। तो ये वाली करंट की वैल्यू हम निकालें, तो यहाँ से देखिए 5 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, कितना हो गया? 5 4 9 3 12 एम्पियर। अब 12 में 6 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 6 18 एम्पियर, 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर? 11 एम्पियर, तो 11 एम्पियर आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, जैसे थेवेनिन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट गिवन है। थेवेनिन वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट के लिए? थेवेनिन वोल्टेज और रेजिस्टेंस, जबकि लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है 1 ओम, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें, तो करंट सोर्स को हम ओपन कर देंगे और इसको हम शॉर्ट कर देंगे, तो इसका मतलब 10 8 28 18 10 28 28 5 के पहले में चला जाएगा, तो 28 इंटू 5 डिवाइड बाई 33, तो इससे जो वैल्यू आएगी 8 5 40 लगी 4 5 10 4 14 140 डिवाइड बाई 33, तो 33 का जाएगा 5 8 8 बार, यानी 33 इंटू 8 8 3 24 लगी 2 8 3 24 तो 26 264, तो 8 बार तो नहीं जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम देखें 4 बार जाएगा, 33 इंटू 4 4 3 12 से लगी 1 4 3 12 132, तो 4 बार जाएगा, यानी 4.17 के आसपास आंसर आएगा। अब हम देखते हैं थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज के लिए क्या हुआ? थेवेनिन वोल्टेज के लिए इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, यहाँ पर वोल्टेज निकालते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज जो निकलेगा इस पॉइंट पर वोल्टेज, तो 30 वोल्ट है, यहाँ पर 2 एम्पीयर करंट है, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो करंट कितनी फ्लो होगी? यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी, जिसको हमने ओपन कर दिया, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी 28 और 5 33, यानी 30 डिवाइड बाई 33 करंट होगी। 30 डिवाइड बाई 33 इंटू 5, इससे हम निकालेंगे, यानी 150 डिवाइड बाई 33, तो इससे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा?
जैसे आरटीएस की वैल्यू हमने निकाली है 4.24 यानी 4.17 हो जाएगी आरटीएस की वैल्यू। तो लेकिन हमें जो बीटीएस की वैल्यू निकालनी होगी, बीटीएस के लिए हम नोड एनालिसिस लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर हम नोड एनालिसिस लगा देते हैं, यहाँ पर नोड अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर नोड लगाए पहले, तो क्या हो जाएगा v माइनस 30 डिवाइड बाई 18 प्लस v डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और 5 15 और माइनस इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30। अब ये 30 है वोल्टेज, 10 और 5 में करंट फ्लो हो रही है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिवाइड बाई 15 यानी 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगी, तो यहाँ 5 नहीं 10 यानी 10 वोल्ट आ जाएगा। तो 10 वोल्ट और 4.17 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, फॉर द गिवन सर्किट करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। तो 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसमें केवीएल लगा देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो -6 प्लस 3i, और फिर आगे है -4i और प्लस 4i इक्वल टू 0। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3i इक्वल टू 6, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एम्पियर। तो i की वैल्यू 2 एम्पियर है, वो भी ए से बी की तरफ फ्लो होगी। नेक्स्ट हम देखें, इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस फॉर विच द पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी जिससे पावर डिलीवर मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो 3 और 3 1.5 और 2 क्या हो जाएगा 3.5 आ जाएगा। यहाँ पर इससे इधर से निकाल लेते हैं, 3 का 1.5। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी देखना होगा 1.5 और ये बनाया जाएगा, यानी 4.5 आंसर आ जाएगा। तो 4.5 वैल्यू हो जाएगी, नीचे वाला भी एक रेजिस्टेंस हमें जोड़ना होगा। तो आर एस इक्वल टू आर एल होता है मिनिमम पावर ट्रांसफर के लिए। तो यहाँ पर जब आर एस की वैल्यू आती है 4.5, क्योंकि 1 ओम ये है, 2 ओम ये है, 3 ओम हो जाएगा, और इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन हम जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 1 और 2 4.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, according to Telegram theorem the sum of instantaneous power for the n branches network is always। तो टेलीग्राम थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखें सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर फॉर n ब्रांच इन द नेटवर्क। n ब्रांच नेटवर्क के लिए हम देखें यहाँ पर, तो समीशन ऑफ Vn In इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इक्वल टू 0 होगा समीशन ऑफ। नेक्स्ट हम देखें द नोडल एनालिसिस ऑफ नेटवर्क। In nodal analysis for the network of n node, the number of simultaneous equation to be solved to get the unknown। तो unknown को ज्ञात करने के लिए नोडल इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ नोड दे रखे हैं n, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये n-1 हो जाएगा। हल करने के लिए समीकरण की संख्या होगी नंबर ऑफ नोड -1 हो जाएगा। फॉर द गिवन सर्किट द मैक्सिमम पावर इन द लोड कैन बी। लोड में मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए पहले लोड की वैल्यू निकालनी होगी। लोड की वैल्यू यानी आरएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको शॉर्ट सर्किट करके हम आरएल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 6 पैरेलल में है तो 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 2 7, यानी आरएल की वैल्यू आएगी 7। अब हमें निकालना होगा करंट की वैल्यू, यानी यहाँ पर क्या करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर करंट फ्लो का पता लगाने के लिए जैसे आरएल की वैल्यू आ गई 7, अब करंट की वैल्यू निकालेंगे, या फिर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी ETH स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL से भी निकाल सकते हैं। तो पहले ETH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ETH यानी कि 6 ओम के थ्रू जो वोल्टेज होगा यहाँ पर वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल से
यानी पहले करंट की वैल्यू निकालें, करंट की वैल्यू निकालें, यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और एक आरटीएस की वैल्यू हमने निकाली 7 ओम, करंट की वैल्यू हम निकालें तो ये 7 हो जाएगा, 7 6 से 3 ओम है, 10/6 + 6 ये करंट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये ओपन हो जाएगा तो 10/6 + 6 यानी 10/12 क्या आ जाएगी 0.833, यानी यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है 0.833 हो रही है। तो करंट का पता है तो यहाँ पर हम देखें करंट ये यहाँ भी फ्लो होगी यानी 0.833 × 6 यानी यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो 5 वोल्ट आएगा। अब 5 वोल्ट हमें पता है ईटीएच की वैल्यू आ गई, आरएल की वैल्यू आ गई, तो हम मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं ETH² / 4 टाइम्स आरएल, यानी कि 5² / 4 × 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 892 मिलीवाट इक्वल टू 892 मिलीवाट। नेक्स्ट हम देखें फाइंड द नोड वोल्टेज, फाइंड द नोड वोल्टेज एट द नोड 1। इस सर्किट में नोड 1 पर नोड वोल्टेज हमें निकालना है, जैसे कि ये हमारा 1 ओम है और ये हमारा 5 है, इस पर नोड वोल्टेज निकालना है यानी V1 की वैल्यू निकालनी है। तो नोड एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा V1/10 प्लस V1 - V2/3 इक्वल टू 10। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी हमारी 13V1 - 10V2 इक्वल टू 300। दूसरा हम देखें नोड 2 की बात करें, यहाँ पर नोड एनालिसिस लगाएं तो नोड 2 में क्या होगा V2 - V1 या V2 - 10/1 V2 - 10/1 प्लस V2 - V1/3 और प्लस V2/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी VT इक्वल टू 150 प्लस 5V1/23। तो ये V2 की वैल्यू है, हम इसमें सॉल्व करके V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी V1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 33.7 वोल्ट। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द 7 ohm एंड 3 ohm रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली। तो 7 ohm में कितनी करंट फ्लो होगी और 3 ohm में कितनी करंट फ्लो होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यानी ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा 15/8। अब 15/8 से हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है, अगर इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो इसके फ्लो हम करंट डिवीजन रूल से निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 और 3 में हमें निकालनी है, तो पहले आ जाएगी करंट का जो रेशियो होता है वो हम निकालते हैं, यानी I1 की करंट की वैल्यू क्या होगी V/R1, यानी वोल्टेज यहाँ पर जो होगा V/R1, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो V/R2, I2 की वैल्यू, इसी तरीके से V/R3 जो R3 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम देखें कि R1 की वैल्यू 7 है, R2 की वैल्यू 3 है, R3 की वैल्यू 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग 5 ओम में प्रवाहित धारा हम देखें, क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है। सबसे पहले 5 ओम में करंट की वैल्यू निकालेंगे। 5 ओम में करंट की वैल्यू क्या होगी I3 का अनुपात, यानी जो करंट का अनुपात है यहाँ पर I1 अनुपात I2 अनुपात I3 इक्वल टू ये इन तीनों का अनुपात आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 ओम में जो करंट का अनुपात है यानी I3 की वैल्यू है वो क्या होगी I3 का अनुपात क्या है I3 का जो अनुपात है, जैसे इनका अनुपात हम निकालते हैं, इनको जैसे 7
3 और 5 रख के अनुपात निकालते हैं तो कितना आएगा, इनका अनुपात आएगा 15, 35, 21। 15:35:21, क्योंकि 7 के लिए निकालें तो 5 दिया 15, 3 के लिए निकालें तो 7×5 = 35 और 5 के लिए निकालें तो 7×3 = 21। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी हमारी। I3 की वैल्यू निकालें अनुपात से, I3 का हिस्सा, तो ऊपर आ जाएगा 21 डिवाइड बाई तीनों का योग यानी 71 × 50। तो इससे वैल्यू आ जाएगी 14.79 यानी 14.79। तो 14.79 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब यही वैल्यू हमने मान लीजिए I2 के लिए निकालनी है, यानी 5 ओम की जगह 3 ओम में निकालनी है, तो हम 35 ऊपर रख देंगे, तो 35 डिवाइड बाई 71 × 50। तो इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी 24.65। 24.65 इसमें है ऑप्शन में, ये I3 में यानी कि 3 ओम में हो जाएगी फ्लो। और अगर हमें यही करंट है वो हमें 7 ओम में पूछी हो तो 7 ओम के लिए हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 71 × 50, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10.56 इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यही सेम क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, 5 ओम के अक्रॉस करंट पूछी है, तो 5 ओम का अक्रॉस करंट की वैल्यू हमने निकाली थी अभी। जैसे तीनों का अनुपात क्या होगा, तीनों का अनुपात यहाँ पर 35, जैसे एलसीएम ले लेते हैं हम, जैसे 7 के लिए लिखें, 7 के लिए लिखेंगे 7×35, 3 के लिए लिखेंगे तो 3 के लिए 35, 7 के लिए 15 लिखेंगे, 3 के लिए 35 और 5 के लिए लिखेंगे तो 21। 5 के लिए पूछिए तो 21 डिवाइड बाई 71 × 50 आ जाएगा। तो इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी 14.79। तो 14.79 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें सुपरपोजिशन थ्योरम का फ्रेमवे का प्रयोग करते हुए सर्किट में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी करंट क्या होगी। तो करंट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, करंट की वैल्यू पहले वोल्टेज डिफरेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा 2 वोल्ट, यानी 8 वोल्ट यहाँ पर है और 6 वोल्ट यहाँ पर है, तो 2 वोल्ट डिफरेंस होगा वोल्टेज का। 2 वोल्ट में इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जैसे करंट को हम छोड़ देते हैं तो 8 6 14, 14 2 16 यानी 2 डिवाइड बाई 16, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि करंट की वैल्यू हम निकालें, सबसे पहले रेजिस्टेंस यानी करंट सोर्स को ओपन करके निकालें, तो करंट की वैल्यू यानी यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या फ्लो होगी, तो करंट की वैल्यू जो फ्लो होगी वो होगी 8 डिवाइड बाई 16 यानी 0.5, क्योंकि 16 क्या है रेजिस्टेंस, 6 और 2 8, 8 8 16, तो 0.5 करंट आएगी। अब 6 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है इसमें हम I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी इसको शॉर्ट करके निकालें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो एक बार तो हमने इस वोल्टेज से देख लिया करंट की वैल्यू, यानी करंट की वैल्यू क्या हो रही है 0.5 एम्पीयर फ्लो हो रही है। एक बार इसको शॉर्ट करके इससे निकालेंगे तो इससे क्या होगी, करंट की वैल्यू इधर से फ्लो होगी, I2 मान लेते हैं इसको 6 डिवाइड बाई 16, तो 6 डिवाइड बाई 16 क्या आ जाएगा 0.375। तो ये दोनों करंट की वैल्यू हो जाएंगी। अब 2 एम्पियर धारा सर्किट में लगा हुआ है, तो 2 एम्पियर के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, यानी मेन सर्किट में 2 एम्पियर लगा हुआ है, तो 2 एम्पियर की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो हम देख लेते हैं। तो बाकी दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी करंट डिवीजन रूल से, यानी ये सर्किट है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा
2 एम्पियर के अकॉर्डिंग, जैसे 2 एम्पियर यहाँ पर ऊपर की साइड फ्लो हो रही है तो 2 एम्पियर इधर की साइड फ्लो होगी। इसके पैरेलल में दे रखा है 2 ओम, और 8 और 6 इधर चला जाएंगे, 8 और 6, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो हम निकालेंगे करंट डिवीजन रूल से। करंट डिवीजन रूल से 2 ऊपर आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई इन दोनों का सॉल्व करेंगे, 2 डिवाइड बाई 8 6 14 तो 16 यानी 2/16 यानी 0.25 एम्पियर। फिर तीनों को हम ऐड कर देंगे तो दो टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, टोटल करंट की वैल्यू होगी 0.5 प्लस 0.25 माइनस के 375। तो उसके बाद में करंट की वैल्यू है, यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, करंट की वैल्यू यहाँ पर आएगी 375 मिली एम्पियर। यहाँ पर हम देखें जैसे सप्लाई वोल्टेज का मान कितना होगा, तो करंट जैसे यहाँ पर फ्लो हो रही है तो 3 वोल्ट यहाँ पर होगा, 1.5 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है तो 4.5 वोल्ट यहाँ पर होगा, और 15 × 120 यानी 12 वोल्ट यहाँ पर होगा। तो 12 4 16 3 19 यानी 19.5 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर आंसर, तो 19.5 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, I1 की वैल्यू दे रखी है 3 एम्पियर, I2 की वैल्यू दे रखी है 4 एम्पियर, और I4 की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर ये जा रही है, 4 एम्पियर ये जा रही है, 3 एम्पियर आ रही है, सिर्फ 6 एम्पियर जा रही है, तो इसका मतलब 3 एम्पियर यहाँ से आने चाहिए, तो ये 3 एम्पियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ करंट इन द नेटवर्क, तो करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये वाली करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि करंट की वैल्यू यहाँ से I1 फ्लो हो रही है और यहाँ से I2 फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो नोड एनालिसिस लगा देंगे यहाँ पर, इस पॉइंट पर नोड एनालिसिस लगाएंगे तो B-10 डिवाइड बाई 1 प्लस B/18 प्लस B-20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। इससे B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 90 डिवाइड बाई 7 वोल्ट। अगर हमें I1 की वैल्यू निकालनी है तो I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, I1 की वैल्यू हो जाएगी I1 की वैल्यू हम देखें B1 माइनस B डिवाइड बाई R से, तो B1 की वैल्यू है हमारे पास में 10 माइनस 90 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई R की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस के 20 डिवाइड बाई 7। तो करंट की वैल्यू माइनस के 20 डिवाइड बाई 7, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी टू माइनस 2.85 करंट की वैल्यू होगी पहले, तो माइनस 2.85 है करंट की वैल्यू पहली। तो दूसरी हम देखें, जैसे वोल्टेज हमारा आ गया है तो दूसरी हमारी आएगी 20 माइनस यानी V2 की वैल्यू आएगी I2 की वैल्यू, R की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो इसके अकॉर्डिंग 3.57 आ जाएगी माइनस की वैल्यू, तो ये प्लस की आएगी 3.57, तो 3.57 I2 की वैल्यू आएगी 3.57, और I1 और I2 दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 0.72 I3 की वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग करते हुए भी आउटपुट हमें निकालना है, यानी ये वाला आउटपुट हमें निकालना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जब प्रयोग करते हैं तो हम सबसे पहले इसको ओपन कर देते हैं, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 × 3 = 8 है तो 10 यानी 12 डिवाइड बाई 10, करंट की वैल्यू 1.2,
1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, यहाँ पर तो वोल्टेज आ जाएगा 1.2 इंटू 2 यानी 2.4। तो 2.4 वोल्ट तो किसकी वजह से आया है? वोल्टेज सोर्स की वजह से। अब करंट सोर्स की वजह से देखते हैं, तो इसको शॉर्ट कर देंगे और ये करंट डिवीजन रूल अप्लाई हो जाएगा, यानी 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर 2.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी, यहाँ पर भी 2.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो इसकी वजह से 2.5 एम्पियर की वजह से करंट जो वोल्टेज होगा यहाँ पर वो 5 वोल्ट होगा। तो 5 वोल्ट और 2.4 वोल्ट कितना हो गया? 7.4 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7.4 वोल्ट। नेक्स्ट देखें, जैसे ये देखें हम 2 ओम रेजिस्टेंस के आर पार पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा? तो 2 ओम रेजिस्टेंस के आर पार पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूछी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम नोड लगा देते हैं, यानी यहाँ पर नोड लगा देते हैं, ये वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस के 10 डिवाइड बाई 4 प्लस b माइनस के 20 डिवाइड बाई 8 प्लस v डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 200 डिवाइड बाई 19, v इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 19। अब I की वैल्यू पूछे, करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब वोल्टेज हो गया तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइड बाई 90 इंटू ये 8 और 2 है 10, तो 10 हो जाएगा इंटू 10। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 19 एम्पियर। तो 2 ओम के अक्रॉस क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो करंट इंटू 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि IR से हम निकालें 20 डिवाइड बाई 19 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 19, तो ये आंसर आ जाएगा 2.1 वोल्ट। तो 2.1 वोल्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखें, जैसे ये वैल्यू है द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस पैरामीटर y12 फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क। तो y12 की वैल्यू हमें निकालनी है 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए। तो y जो मैट्रिक्स होती है, यहाँ पर हम इसको बना के देखें इसके अकॉर्डिंग। y जो मैट्रिक्स होती है वो होती है हमारी y11, y12, y21 और y22। इसके अकॉर्डिंग KCL की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इनसाइड KCL वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारा I1 डैश है, I2 है, I1 है, I2 है। तो यहाँ पर हम अंदर की साइड से देखें, यहाँ पर हम देख लेते हैं I1 डैश, यहाँ पर अंदर की साइड हो जाएगा I2 डैश एक बार, और या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो IX करंट फ्लो होगी, यहाँ पर IY करंट फ्लो होगी, इस तरीके से यहाँ पर I1 डैश, I2 डैश, I1 डबल डैश करंट फ्लो होगी। यानी इनसाइड अगर KCL लगाएं तो I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 की वैल्यू होगी यहाँ पर E1 इंटू 1/5 प्लस E1 माइनस E2 इंटू 1/20, E1 माइनस E2 डिवाइड बाई 20। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/20 E1 माइनस E2। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, आउटसाइड की साइड KCL लगा देते हैं। आउटसाइड मतलब इधर की साइड, तो I2 की वैल्यू IX प्लस IY हो जाएगी
यानी I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 डिवाइड बाई 10, E2 डिवाइड बाई 10 प्लस E2 माइनस E1 डिवाइड बाई 20। तो इससे भी हमारी I2 की वैल्यू आ जाएगी 1/20 माइनस E1 प्लस 3E2 माइनस E1 प्लस 3E2। अब इसको हम क्या करते हैं, I1 की वैल्यू आई है हमारी 5E1, जैसे कि 5E1 माइनस E2, ये 5 आई है। तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर इक्वेशन में, यानी कि बाई मैट्रिक्स जो होगी हमारी, बाई मैट्रिक्स क्या आएगी, पहले आएगी 5 डिवाइड बाई 20, फिर आएगी 1 डिवाइड बाई 20 माइनस का, फिर आएगी माइनस के 1 डिवाइड बाई 20, और फिर आएगी 3 डिवाइड बाई 20। तो इससे हम कोई भी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी y12 की वैल्यू क्या आ रही है, -0.05, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे कोई भी मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं इस तरीके से बाई मैट्रिक्स की तरह। नेक्स्ट हम देखें प्रत्येक रेखा R1 R2 द्वारा क्रम से विकसित पावर की गणना करनी है। R1 R2 कितनी पावर डेवलप करेंगे, तो सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालनी होगी। अगर हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, जहाँ पर कम रेजिस्टेंस है वहाँ पर 6 एम्पीयर करंट फ्लो होगी, और जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ पर 3 एम्पीयर करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से हम निकालें 36 × 4 क्या आ जाएगा, 108, 44 2, 4 12 14, 44 वाट आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 9 8 72, तो 72 44, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, आकृति में दिए गए नेटवर्क के लिए प्रभावी प्रतिरोध उसके साथ क्रम से आपूर्ति करंट की गणना के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होगा, और हमें करंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, पैरेलल में कनेक्टेड है ये, तो 1/6.8 1/6.8 प्लस 1/4.7 प्लस 1/2.2 दैट इज इक्वल टू 1.23। तो 1.23 तो आ गया है यहाँ पर, और ए में भी है ऑप्शन। दूसरा हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 डिवाइड बाई 1.23, तो ये आ जाएगी 9.75 के आसपास, 9.76 के आसपास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, करंट I1 I2 का मूल्य ज्ञात करना है हमें, I1 और I2 का। तो सबसे पहले I1 की वैल्यू निकालना है, हम 30 है, यहाँ पर 30 और 60 का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, तो 30 × 60 डिवाइड बाई 90, ये 30 बार 3 बार कटेगा यानी 20 आ जाएगा, और 20 और 30 50, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है वो यहाँ पर पता नहीं है वोल्टेज सोर्स क्या दिया हुआ है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज पैरेलल में है, तो ये वोल्टेज समान होगा यहाँ पर, यानी I2 × 60, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, I2 × 60 इक्वल टू I3 × 30। तो इससे हम कह सकते हैं कि I3 की वैल्यू यहाँ पर 1 एम्पियर दे रखी है ये वाली, तो इसका मतलब I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिवाइड बाई 60 यानी 0.5 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू 0.5 आ गई है यहाँ पर, 0.5 और 1, तो ये हो जाएगी 1.5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 और 0.5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हमें वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, V ऑफ टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V ऑफ टी की वैल्यू, तो V ऑफ टी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले सर्किट में हम देखें करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू है वो है e⁻ प्लस e⁻VT। अब हम इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं, यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है V ऑफ टी इक्वल टू L ऑफ di/dt। तो ये आ जाएगा L की वैल्यू है 1,
1 इंटू डी आई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी डी बाई डी टी, आई की वैल्यू है ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर वी टी। तो वी ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ए ई की पावर ए टी प्लस वी ई की पावर वी टी, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, यानी कि नोड एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं। नोड एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा V बाई 1 प्लस V माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगी V की वैल्यू 5 वोल्ट। अब V की वैल्यू मान लो 5 वोल्ट आ गई है यहाँ पर, तो इससे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं I इक्वल टू 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो 1 एम्पियर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें आकृति के अनुसार एक वोल्टेज डिवाइडर 30 वोल्ट के इनपुट वोल्टेज से 10 वोल्ट के आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। तो R2 की वैल्यू, R2 अगर 100 ओम है तो रेजिस्टेंस R1 का मान ज्ञात कीजिए। ये वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिया है यहाँ पर। R1 की वैल्यू पूछी है, तो R1 की वैल्यू क्या होगी? तो वोल्टेज डिवीजन रूल में जैसे R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 10 इक्वल टू R2 का क्रॉस वोल्टेज है, तो R2 का क्रॉस वोल्टेज R2 ऊपर आता है, यानी 100 डिवाइड बाई R1 प्लस 100 इंटू 30, ये है वैल्यू। तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 10 R1 प्लस 1000 इक्वल टू 3000। तो 10 R1 इक्वल टू 2000, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, तो 200 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, यानी ए वी, वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। तो यहाँ पर हम देखें ये 10 है और ये 50 है, तो 40 वोल्ट के आसपास आ जाएगा आंसर यहाँ पर। तो वी ए वी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल से हम लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, एक के अकॉर्डिंग हम निकालें तो ये हो जाएगा वी ए, यहाँ से हम सर्किट को उल्टा करके, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस 50, वी ए माइनस 50 डिवाइड बाई 10 प्लस वी ए डिवाइड बाई 5 प्लस वी ए प्लस 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वी ए इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 6। तो v की वैल्यू क्या होगी? वी ए वी इक्वल टू होगा वी ए माइनस वी वी, और वी वी हमने मान लिया ग्राउंड वी वी वोल्टेज, तो 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे सर्किट में एवी के आर पार जिस प्रकार अधिकतम पावर ट्रांसफर हुआ है, आर का मूल्य क्या होगा? आर का मूल्य क्या होगा, यानी कि ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा तो ये दोनों को शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 7, इन दोनों को जोड़ देते हैं 12 डिवाइड बाई 7, तो एलसीएम आ जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 7 7 14 प्लस
36। तो 6 4 10 की 0 वहाँ से लगेगी 50, 50 डिवाइड बाई 21 यानी 21 दूनी 42, 2.38 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो 2.38 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे वोल्टेज V1 और V2 का मान ज्ञात करना है नोडल एनालिसिस से, V1 और V2 का मान। तो V1 की वैल्यू क्या है, जैसे कि 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि V1 डिवाइड बाई 5 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, यानी 8V1 माइनस 5V2 इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं नोडल एनालिसिस, तो ये हो जाएगा V2 डिवाइड बाई 7 प्लस V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन के आएगी माइनस 7V1 प्लस 10V2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोनों को हम जोड़ें, तो दोनों के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, तो V1 की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर 30 डिवाइड बाई 9 आएगी, और V2 की वैल्यू जो आएगी, V1 की वैल्यू 30 डिवाइड बाई 9 आएगी, और V2 की वैल्यू 7, V1 की वैल्यू 30 डिवाइड बाई 9 को हम लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 3, और V2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7 डिवाइड बाई 3। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, सप्लाई करंट और ईएमएफ का मूल्य ज्ञात करना है। सप्लाई करंट का मूल्य और ईएमएफ का मूल्य। ईएमएफ में क्या हो जाएगा, जैसे कि सप्लाई करंट की वैल्यू यहाँ पर हम देखें 4 एम्पियर है ये, तो वोल्टेज समान होता है इसके अकॉर्डिंग। ये यहाँ पर क्या है 4 एम्पियर है, तो 3 यानी 9 वोल्ट यहाँ पर होगा, तो 9 वोल्ट यहाँ पर होगा, 9 वोल्ट यहाँ पर होगा। करंट की वैल्यू क्या होगी 9 डिवाइड बाई 16, तो 9 डिवाइड बाई 16 यानी होगी ये वैल्यू 0.2 में आ जाएगी। तो I3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1.5, क्योंकि वोल्टेज समान रहता है। I3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर I3 इंटू R3 और R4 इंटू R4 है, तो इधर तो हो गया यहाँ पर R4 की वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पर ये 3 दे रखा है, वैसे ये 8 है। 8 के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो 8 इंटू 3 24 डिवाइड बाई 16, तो 1.5 आ जाएगा। KCL अगर हम लगा देते हैं करंट की वैल्यू, तो दोनों का योग हो जाएगा यहाँ पर, ये करंट की वैल्यू हो जाएगी, तो 1.5 और 4 एम्पियर करंट इधर शिफ्ट होगी, तो ये आ जाएगी 4.5 एम्पियर करंट यहाँ पर। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी 8 है, उसके पैरेलल में ये 16 है, और प्लस 6 है प्लस 8 है, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 8 पैरेलल में है 16, और इन दोनों के सीरीज में है 6 और 8, तो इससे वैल्यू हो जाएगी हमारी आर इक्विवेलेंट की, वो होगी 58 डिवाइड बाई 3। अब आर इक्विवेलेंट है करंट की वैल्यू है, तो ईएमएफ निकाल सकते हैं, की वैल्यू क्या होगी आई इंटू आर, यानी 58 डिवाइड बाई 3 इंटू 1.5 4.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 87 वोल्ट, तो ये आंसर हो जाएगा 87 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। किरचॉफ्स लॉ है किसके लिए एप्लीकेबल है, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एसी एज वेल एज डीसी सर्किट। क्योंकि किरचॉफ लॉ हम लगाते हैं जैसे कि डीसी सर्किट के लिए लगाते हैं, तो ये प्लस माइनस रेजिस्टेंस लगा दिया हमने R1, और रेजिस्टेंस जैसे वोल्टेज है
ये रेजिस्टेंस लगा दिया R2, B माइनस आई R1 माइनस आई R2 इक्वल टू 0। और एसी सर्किट के लिए हम देखें, एसी सर्किट के लिए, एसी सर्किट के लिए हो जाएगा आई टू Z1, ये Z2, ये वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा B माइनस आई Z1 माइनस आई Z2 इक्वल टू 0। तो ये KVL है, एसी में भी लगा सकते हैं और डीसी में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? आइडियल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसका जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट देखें, एक टर्मिनल जहाँ तीन और अधिक शाखाएं मिलती हैं, तीन से अधिक शाखाएं जहाँ मिलती हैं, वो हमारा कहलाता है, कह सकते हैं हम, नोड। ऑन विच कॉन्सेप्ट द सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस है? ये हमारे लीनियरिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस होती है सुपरपोजिशन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में जेड प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है? थेवेनिन थ्योरम में अगर हमें जेड प्राप्त करना है तो हमें ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देना है, और ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैं उनको ओपन सर्किट कर देना है। उसके बाद हम जेड प्राप्त कर सकते हैं।